हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी लतीफ्स एकेडमी। तो अपनी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का फोर्थ लेक्चर आज हम शुरू करने वाले हैं। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि बिजनेस में दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जिनको हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि हमने बिजनेस में कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आप उसको अपने पास रिकॉल कर लीजिएगा अपने रिवीजन में। तो उसमें जो दो कंपोनेंट्स है, एक रिस्क और एक प्रॉफिट, इन दो को हमने एम्फसाइज किया था। हमने कहा था कि इन दो पे हम सेपरेटली हमारे टॉपिक्स है और इन दो को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज जो हम डेडिकेटेड जिस चीज पे डिस्कशन करेंगे वो है रिस्क, और अगर उसको पूरा नाम बताया तो बिजनेस रिस्क। तो हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है कि रिस्क इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। जिस भी एक्टिविटी में रिस्क नहीं हो, अगर रिस्क एब्सेंट हो तो हम उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कह सकते। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था कि बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 5 चीजें बल्कि 7 चीजें एज पर आपकी कैरिकुलम वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम बोल पाएंगे कि कोई एक्टिविटी हमारी बिजनेस है या नहीं। तो उसमें एक जो इनहेरेंट पार्ट था वो था बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो आइए एक बार हम रिस्क को अच्छा सा डिटेल में समझेंगे और ये समझेंगे कि बिजनेस में कौन कौन सा रिस्क होता है। 3 चीजें रहेंगी हमारे पास। फर्स्ट पार्ट रहेगा रिस्क, जो आज हम पढ़ेंगे, रिस्क का नेचर। दूसरा रिस्क की टाइप्स, और तीसरा रिस्क के अगेंस्ट रेस्पॉन्स, कि एक बिजनेस इन रिस्क तो है, अब इनके अगेंस्ट वो बिजनेस कैसे रिएक्ट या रेस्पॉन्स करती है। तो ये 3 पार्ट जब हम कवर करेंगे तो इसके बेसिस पे आपका जो है रिस्क वाला कंपोनेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए तो एक बार शुरू करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और बिजनेस रिस्क को छोड़ देते हैं, एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। यहां मैं लिख देता हूं रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, या आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, आउटकम भी बोल सकते हैं, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिस्क होता है, वो एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और उसी एग्जाम्पल को हम रेप्लिकेट करेंगे अपने बिजनेस में। सपोज कीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में तक कम्यूट करना है। ठीक है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्यूट करना है, ये आपका एक टास्क है। टास्क आपको क्या है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। आप पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से देखें कि सपोज आपको लाल चौक से डलगेट तक जाना है, आपको किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाना है। ये आपका इरादा है, ये आपका जो है रिजल्ट है जो माइंड में है, इसको आउटकम भी बोल सकते हैं। आपने माइंड में एक चीज अपनी ठान ली कि मुझे आज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए आप कुछ एजम्पशंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। आपका ये एस्टिमेट है कि अगर मैं घर से फॉर एग्जाम्पल निकलूंगा 9:30 पे, ठीक है, तो 10 बजे तक मुझे बस मिल जाएगी। 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगेगा और जो कॉस्ट मेरी है वो आएगी से 15 रुपए, अगर बस की रेट 15 रुपए। तो ये सारी जो चीजें अभी तक आपने अपने मन में डिसाइड की, ये है एजम्पशंस। ठीक है, आपके हिसाब से बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, एजम्पशंस आती कहां से, बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन जो सिमिलर सिचुएशंस में आइडियली आपको 1 आवर और 15 रुपए जो है वो इनकर करने पड़ते हैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। और ये जो 1 आवर और 15 रुपए आपने निकाला हुआ है, ये आपने निकाला है किसी एजम्पशन के बेस पे।
ठीक है, आपने कुछ प्रीमिसेस, कुछ assumptions लगाए हैं, कुछ बेसिस आपने लगाई है, जिसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि इतना टाइम और इतना कॉस्ट मुझे इस एक्टिविटी में लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा आपको यही 1 घंटा और यही 15 मिनट लगेगा इस एक्टिविटी के लिए? तो हमारा आंसर है नो, हमेशा नहीं लगेगा। बिकॉज ये मेरा जो है, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 1 घंटा और 15 मिनट लगना चाहिए बेस्ड अपॉन जो मैंने एजम्पशंस लिए हैं। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे रीजंस है। एक्चुअल में क्या हो सकता है कि जो भी आपने एजम्पशंस लिए हैं वो पूरे नहीं होंगे, उनका उल्टा हो सकता है। ठीक है, आपके एजम्पशंस जो है उसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो है अनसर्टन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एस्टिमेट लिया था कि मुझे 1 घंटा लगेगा कम्यूटेशन में, ठीक है, और ड्यू टू ट्रैफिक जैम हो गया, या सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, ब्रेक डाउन हो गया उस गाड़ी का जिसमें आप बैठे थे। ये सारी अनसर्टन इवेंट्स है, और आपको जो टाइम लगा वो लगा 2 घंटे। ठीक है, या दूसरा फैक्टर है कि आपको बस मिली ही नहीं, आपको मजबूरन कम्यूट करने के लिए ऑटो करना पड़ा, आपको लग गए 200 रुपए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हम अगर कोई चीज एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, हम काम किसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है ड्यू टू वेरियस अनसर्टन फैक्टर्स। और इस केस में अनसर्टन फैक्टर्स क्या थे? मशीनरी का ब्रेकडाउन, ट्रैफिक जैम, या आपको बस नहीं मिलना। तो हुआ क्या, जो एजम्पशंस हमने लिए थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस आउटकम से, वो आउटकम हमारा मीट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज रिस्क्स। ठीक है, ये सारी हमारी रिस्क्स हैं। तो रिस्क ये मैंने एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दी, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं फिर बिजनेस एक्टिविटी पे। तो रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, यानी जो आउटकम माइंड में रख के मैंने बिजनेस को शुरू किया था, मैं इसको बिजनेस रिस्क बनाऊंगा क्योंकि बिजनेस की बात करनी है। जो आउटकम मैंने माइंड में रख के एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो आउटकम मेरा सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, बिकॉज वो बेस्ड है वेरियस फैक्टर्स पे। इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, तो जो भी आउटकम मेरे माइंड में था बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ये सर्टेन नहीं है मैं उसको अचीव करूंगा। इनहेरेंटली देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और उसकी वजह से वो आउटकम जो है वो वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है, वो रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है, वो डिफर कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक चांस बनता है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे इस एक्टिविटी में नुकसान भी हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ऐसे समझते हैं इसको कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था विद एक्सपेक्टेशन, आपको पता है बिजनेस हम एज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमेशा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन देख के मुझे प्रॉफिट होगा से 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। तो अब जब एक्चुअली मैं बिजनेस कंडक्ट करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट है वो आपको पता है अनसर्टन है, तो ये डिफर कर सकता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये हो सकता है 80,000 पर मंथ भी, ये हो सकता है 1,20,000 रुपए पर मंथ भी, और ये हो सकता है 20,000 रुपए लॉस भी। बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बेस्ड अपॉन थी कुछ एजम्पशन, ये हम डिटेल में समझेंगे, और मैं बस इसमें आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये हम और समझेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन सब एजम्पशंस थी, और फाइनली वो एजम्पशंस मीट नहीं हुए या वेरी हुए, जिसकी वजह से मेरा जो एक्चुअल आउटकम है, जो एक्चुअल आउटकम है वो भी वेरी हो गया। और बिजनेस में हमेशा आपके पास जो रिजल्ट है वो अनसर्टन रहता है, और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस में हमारे पास हमेशा रिस्क होती है कि हमारा आउटकम जो है वो अनसर्टन रहेगा, या हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है लॉस इनकर करने की।
ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको बिजनेस रिस्क। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी शायद टच की हुई है जब हमने इसको पढ़ाया था एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क को। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स, आप इसको आउटकम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्पज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द पर्पज, प्रॉफिट एज ए मेन मोटिव ऑफ बिजनेस, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। जिस मोटिव से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, प्रॉफिट मोटिव से, वो हुआ नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास लॉस भी इनकर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब इन बिजनेस रिस्क को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, दो, अगर हम ग्रुपिंग देखें तो दो टाइप्स की रिस्क हमने ग्रुप की हुई होती है। एक होता है प्राइमरी रिस्क, एक होता है सेकेंडरी रिस्क। ठीक है, प्राइमरी रिस्क को हम स्पेकुलेटिव रिस्क भी बोलते हैं, और सेकेंडरी रिस्क को हम प्योर रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मेजर क्लासिफिकेशन, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क अलग से है, ये एक मेजर क्लासिफिकेशन है रिस्क, दो ग्रुप में रिस्क को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे एक बार ये क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है और ये आपका प्राइमरी ग्रुपिंग का पार्ट भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक जो मेजर क्लासिफिकेशन है रिस्क की, उसकी है प्राइमरी रिस्क, या इसका दूसरा नाम है स्पेकुलेटिव रिस्क, और सेकेंडरी रिस्क जिसका दूसरा नाम है प्योर रिस्क। ठीक है, अब जो सेकेंडरी या प्योर रिस्क, पहले आप समझिए, ये वो रिस्क होते हैं जिनका रिजल्ट दो ही हो सकते हैं, लॉस और नो लॉस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ये ऐसी रिस्क है जिनका आउटकम हो सकता है लॉस या नो लॉस, इनको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। क्या मतलब होता है लॉस या नो लॉस? इसका मतलब होता है, सिंपली समझिए, अगर मैं एग्जांपल करूं अर्थक्वेक की, एक नेचुरल रिस्क है। अगर मैं बात करूं थेफ्ट की, ठीक है, या अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ फायर की, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, चलो वो छोड़ देते हैं, तीन चीजें काफी है समझने के लिए, अर्थक्वेक, थेफ्ट या फायर की बात करो। ठीक है, अब इन केसेस में क्या होगा, अर्थक्वेक की वजह से मेरा लॉस होगा, लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी लॉस हो सकता है, या अगर अर्थक्वेक नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा और लॉस हो सकता है। क्या ऐसा है कि अर्थक्वेक मुझे कोई प्रॉफिट देके जाएगा? क्या अर्थक्वेक ऐसा एक रिस्क है कि जिससे मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है? आंसर इज नो। इसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो लॉस या तो नो लॉस, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सिमिलरली थेफ्ट की एग्जांपल ले लीजिए, अगर चोरी की पॉसिबिलिटी है, चोर आएगा तो मेरा लॉस करेगा, ऐसा थोड़ी है कि चोर आएगा और कुछ चीजें रख के जाएगा मेरे ऑफिस में, मेरे गोडाउन में, मेरी फैक्ट्री, मेरी शॉप में, ऐसा तो नहीं है। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं प्योर रिस्क या सेकेंडरी रिस्क, जहां पे बस लॉस होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटीज है। सेम इज द केस ऑफ फायर। ठीक है, इसीलिए हमको प्योर रिस्क कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लॉस का रिस्क होता है। ठीक है, इसीलिए ये सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं, ये बिजनेस की प्राइमरी यानी एक्चुअल रिस्क नहीं है, बिकॉज इनका लिंकेज अगर हम देखें बिजनेस से नहीं होता। ये बिजनेस को इफेक्ट तो करते हैं, ये बिजनेस को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी लिंकेज बिजनेस से नहीं होता। ऐसे लॉस नॉर्मल होते हैं, अदर देन बिजनेस सिनेरियो में ऐसे लॉस हो सकते हैं। ये लॉस जो है, अगर हम नॉर्मली, अगर हमारा मकान है तब भी ये पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए ये प्योर या सेकेंडरी रिस्क है।
ये रिस्क बिजनेस के लिए भी होते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी लिंकेज जो है वो बिजनेस से नहीं होता। अदर देन बिजनेस भी ये रिस्क हमेशा हमारे पास रहते हैं। अगर किसी बंदे के पास अपना रेजिडेंशियल हाउस है तब भी ही इज प्रोन टू दीज रिस्क्स, अर्थक्वेक, थेफ्ट, फायर। लेकिन इसमें जो आउटकम है वो लॉस या नो लॉस होता है, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी रिस्क कहते हैं। प्राइमरी एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर क्या लिखा है हमने, risks which may result in occurrence or non occurrence of loss। यहाँ पे सिर्फ लॉस की बात हुई है, ठीक है, या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसीलिए इनको सेकेंडरी या प्योर रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन नहीं होती, इनको अगर एक और नाम देना चाहते हैं, इनको एक और नाम भी दे सकते हैं। इनको हम बोलते हैं मेन रिस्क प्राइमरी वालों को, और इनको हम बोलते हैं रिमोट रिस्क। रिमोट मतलब जिनकी रिमोट पॉसिबिलिटी, इनका डायरेक्ट नेक्सस नहीं है इसके साथ, बिजनेस के साथ। अब मेन रिस्क क्या होता है या प्राइमरी रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? ये वो रिस्क है जिनके आउटकम रिजल्ट कर सकते हैं लॉस या गेन में। और डिफरेंस समझेंगे यहाँ पे, जिनके आउटकम रिजल्ट कर सकते हैं लॉस या गेन, ठीक है। जब लॉस या गेन दोनों की बात आती है तब मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा, बिकॉज अगर ये जो मैंने एजम्पशंस ली है वो मेरे फेवर में गई, अगर मेरे फेवर में गई तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर मेरे फेवर के अगेंस्ट गई, अगर मेरे अगेंस्ट गई वो चीज, तो मैं लॉस कमाऊंगा। तो ये ऐसी रिस्क है जो मेन बिजनेस रिस्क या जिनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी रिस्क या स्पेकुलेटिव रिस्क, ये ऐसी रिस्क है बेसिकली जिनका आउटकम या तो लॉस देगा या गेन देगा। तो मैं लॉस की एक्सपेक्टेशन, गेन की एक्सपेक्टेशन में हमेशा बिजनेस को करूंगा, लॉस उसका एक आउटकम हो सकता है। तो ऐसी रिस्क हर बिजनेस के लिए होती है, और बिजनेस इन रिस्क को जो है इनसे बच नहीं सकता। ये रिस्क आपको लेनी ही लेनी है, या इनके अगेंस्ट आपने कुछ क्वेश्चन रखना है, अगेंस्ट आपने आपने कुछ एक्ट करना है। रिस्क को हम पढ़ेंगे आगे कि रिस्क के अगेंस्ट क्या क्या हम मिटिगेट ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी, हम रिस्क को कैसे रेस्पॉन्स, हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहना चाहिए रिस्क के लिए, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है बेसिकली यहाँ पे, वो ये है कि जो मेन रिस्क या प्राइमरी या स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं वो ऐसे रिस्क होते हैं जहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, जहां पे लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, हमारे पास दोनों चांसेस है। हम इसको एक बार समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, हमारे पास एक एक्सपोर्टर है। अब हमने एक्सपोर्टर समझा है, हमने जो जब पढ़ा था ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में, एक्सपोर्टर वो बंदा है जो कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर कोई चीज सेल करे, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए एक्सपोर्टर की, जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, इसने मान लीजिए $1000 का एक कंसाइनमेंट जो है वो सेल किया, ठीक है, इसने $1000 का कंसाइनमेंट सेल किया। अब इसको पता है कि इसने इसने सेल किया क्रेडिट बेसिस पे, और इसको 1 महीने बाद पेमेंट आनी है, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सपोज 1 जैन 2022 को सेल किया $1000 का कोई कंसाइनमेंट, ठीक है, और 1 फेब मुझे इसकी पेमेंट आनी है $1000 की। अब आपको पता है कि जो डॉलर है ये फ्लक्चुएट करता रहता है इंडियन रुपी, इसका हमेशा रहता है, जो हमारा मनी मार्केट है, जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है मनी मार्केट, तो उसमें डॉलर का प्राइस जो है वो वेरी करता रहता है। तो अब आप देख सकते हैं जब इसको 1 फेब 2022 को पेमेंट मिलेगी, इसको यही $1000 मिलेगी, और इसका जो एग्रीमेंट है $1000 का ही है। लेकिन उस $1000 की रुपी वैल्यू कितनी होगी, उसकी रुपीज वैल्यू कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है। सपोज ये प्राइस चल रहा है 82 और सपोज ये प्राइस चल रहा है 78, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम गैस कर सकते हैं, हमें पता नहीं एक्चुअली कितना होगा उस टाइम पे, हमें गैस मार सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो इसने ये $1000 का क्रेडिट सेल किया, इसमें इसके पास रिस्क आ गई। रिस्क क्या आ गई कि ये डॉलर की वैल्यू जो है वो मंथ एंड पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सपोज यहाँ पे डॉलर 80 रुपीज का है, सपोज जब इसने सेल किया था,
तो मंथ एंड में जब इसको पैसे मिलेंगे, इसको पूरे 80,000 भी मिल सकते हैं, इसको 82,000 भी मिल सकते हैं, और इसको 78,000 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ कि ये रिस्क जो इसने इनकर की, इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू। तो ऐसी रिस्क को हम कहते हैं प्राइमरी रिस्क, ये मेजर रिस्क है बेसिकली। ठीक है, ये रिस्क बिजनेस के साथ ही लिंक्ड है। ये ऐसी रिस्क नहीं है कि फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये उस टाइप की रिस्क नहीं है, सेकेंडरी रिस्क नहीं है। ये रिस्क का नेक्सस सीधा सीधा ऐसा कनेक्शन जो है वो उसके बिजनेस के साथ है, और उसके आउटकम जो है वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरे एग्जांपल से समझिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रेडीमेड गारमेंट कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट कंपनी है, और इसने एक न्यू डिजाइन जो है वो लॉन्च किया। न्यू डिजाइन शर्ट जो है वो इसने लॉन्च की, नई डिजाइन की। ठीक है, अब इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो बेस्ड अपॉन मार्केट रिसर्च, बेस्ड अपॉन जो इन्होंने कस्टमर से फीडबैक लिया था, जो भी इनके मार्केट इनपुट्स थे, किसी बेसिस पे हम एजम्पशंस लेते हैं। तो इन्हें एजम्पशन ली कि इस डिजाइन की हमारे पास जो है 1000 या 2000, 1000 मान लीजिए, 1000 शर्ट्स हमारी इस डिजाइन की बिक जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने एस्टिमेट लिया और इसके बेस पर प्रोडक्शन शुरू कर दी। इस पॉइंट में प्रोडक्शन शुरू कर दी, और इनका एस्टिमेट था कि 2 महीने में ये शर्ट्स तैयार होकर हम मार्केट में बेचेंगे, और 1000 शर्ट्स में अगर हमारा प्रॉफिट 100 रुपए भी होगा तो हम सिंपली इसमें 1 लाख रुपया जो है वो कमाएंगे। ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, हम रिस्क को समझ रहे हैं। अब हुआ क्या कि 2 महीने का गैप था प्रोडक्शन में और मार्केट में लॉन्च होने में। इसी इंटरवेनिंग पीरियड में एक नया डिजाइन लॉन्च हो गया, एक नया फैशन ब्रांड लॉन्च हो गया, जो कि इनकी बिजनेस इंटेलिजेंस से बाहर था। एक नया डिजाइन लॉन्च हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस था वो चेंज हो गया। जो इन्होंने यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस गैदर की थी कि हम एक नया डिजाइन लॉन्च करेंगे बेस्ड अपॉन मार्केट सर्वे, जब बीच में ही एक नया ब्रांड लॉन्च हो गया तो इनका जो है, इनका जो इनको प्रोडक्शन था, अब उसकी उतनी डिमांड मार्केट में रही नहीं। एज अ रिजल्ट जब ये लॉन्च हुआ, बिकॉज उन्होंने कमिट किया था अपना प्रोडक्शन, जब ये लॉन्च हुआ तो ये 1000 पीस की जगह कितना, 200 पीस, 300 पीस ही बिक गया। तो अल्टीमेटली दिस रिजल्टेड इन लॉस या लेसर प्रॉफिट हो सकता है। या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट पे आके जब इनको पता चल गया कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, यानी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, या प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, भी पॉसिबिलिटी है। और यहां तक इनका जितना खर्चा हुआ है उसको एज अ लॉस से लोग एब्जॉर्ब करें। तो ये सब चीजें क्यों होती है बिजनेस में, क्योंकि जो भी हम डिसीजन, जो भी हम एजम्पशंस लेते हैं, वो होते हैं बेस्ड अपॉन कुछ इवेंट्स जो कि अनसर्टन है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे यहाँ पे नया डिजाइन लॉन्च होने इनके हाथ में नहीं था, डॉलर का प्राइस इनके हाथ में नहीं था। तो ये सब रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ रहेंगी, और इन रिस्क को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्क। अब इन प्राइमरी रिस्क का क्या क्या होता है फीचर, कि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, यानी दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल हमारे पास होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इसको डिटेल से पढ़ना है आगे। क्या लिखा है हमने, वो रिस्क जो रिजल्ट कर सकती है बोथ इन गेन और लॉस, जिसके दोनों साइड होते हैं, या तो लॉस होगा या गेन होगा। एग्जाम्पल में लिखिए प्राइस चेंज, रेट चेंज, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल अपने मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं, जहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो फर्क क्या है, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ लॉस, यहाँ पे है गेन या लॉस। ठीक है, पॉइंट टेकन। ये मेजर क्लासिफिकेशन है बिजनेस रिस्क। इसके बाद दो टॉपिक्स आते हैं, एक कॉजेस और एक नेचर। ठीक है, एक कॉजेस और एक नेचर। पहले इनको समझिए क्या हम एग्जैक्टली लिखना है, कि उसके बेसिस पे हम फिर उसको आराम से समझ सकते हैं। कॉजेस का मतलब होता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज रिस्क।
कॉज का मतलब होता है किस चीज से, रिस्क कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, और नेचर का मतलब वही होता है क्वालिटी, या दूसरा नाम हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने बिजनेस में भी पढ़ा था कि बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी कुछ क्वालिटीज देखनी है, सीधा रिस्क की अपनी कुछ क्वालिटीज होती। तो ये दो टॉपिक है, पहला कि बिजनेस रिस्क किस टाइप की होती है, और दूसरा टॉपिक है कि किस वजह से रिस्क हमारे पास होती है। मैंने वो क्लब किया हुआ है एक ही स्लाइड में, बट ये इफेक्टिवली दो टॉपिक है। ठीक है, एक साइड एक टॉपिक है, दूसरी साइड दूसरा टॉपिक है। चलिए अब थोड़ा सा इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिखा है कॉजेज, रीजंस या सोर्सेज। क्वेश्चन तीनों में से कोई भी तरीके से वो बना सकता है। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट आर रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट आर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्वेश्चन जैसे मर्जी बनाए, ये बात एक ही बोलना चाहता है, किस वजह से रिस्क होती है, और यहाँ पे उसका नेचर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वो ये कर लिया कि रिस्क का नेचर क्या होता है, रिस्क होती क्यों है बिजनेस में। ठीक है, रिस्क का नेचर यही है कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई कि जब भी हम कोई बिजनेस डिसीजन लेते हैं, अभी तक जो एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया, जब भी हम कोई बिजनेस का डिसीजन लेते हैं तो वो बेस्ड होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे और बहुत सारी एजम्पशंस पे। ठीक है, लेकिन जो होती है अनसर्टन, जिनका रिजल्ट हमारे पास सर्टन नहीं होता। जैसे हमने पहली एग्जांपल दी थी कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्यूट करना है, तो हमने समझाया था कि हम उस डिसीजन में भी कुछ एजम्पशंस लेते हैं, और फाइनली वो एजम्पशंस कल को सही होंगी या नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो चूंकि हमारे बिजनेस डिसीजंस, बिकॉज हमारे बिजनेस डिसीजंस बेस्ड अपॉन होते हैं वेरियस एजम्पशंस, तो लिहाजा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एजम्पशंस के अगेंस्ट एक्चुअल आउटकम होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसका एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम में वेरिएशन के चांसेस है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था इस एक्टिविटी से, और एक्चुअल आउटकम जो आउटकम आया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है और वेरिएशन हो सकती है, दिस इज व्हाट कॉजेस बिजनेस रिस्क। ठीक है, और हमने पहले ही समझा था कि अगर ये रिस्क ना हो तो फिर बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं होता। बिजनेस बोलते ही उस एक्टिविटी को जिसमें हमारे पास रिस्क हो, रिस्क एब्सेंट है तो इट इज नॉट क्लासिफाइड एज बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इनहेरेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। ये चीज भी हमने अभी तक अपने डिस्कशन में ऑलरेडी कवर कर ली थी कि इनहेरेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी का नेचर ही ऐसा है, बिजनेस अपने आप में ऐसा है ही कि उसमें रिस्क है। इनहेरेंट मतलब इट इज इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑलरेडी। ठीक है, अगर एक छोटे से छोटा बिजनेस भी हो, काफी स्मॉल बिजनेस भी हो, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी रिस्क है। और अगर एक बहुत से बहुत बड़ा बिजनेस भी हो, उसमें भी रिस्क है। और रिस्क क्यों है? क्योंकि रिस्क जो है हमारे पास बिजनेस का एसेंशियल कंपोनेंट है ही है। ठीक है, अगर आपने एक बहुत छोटा सा बिजनेस बिजनेस एक और आप एक एग्जांपल में ले, वो छोटा सा बिजनेस है, एक शॉपकीपर है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं सुबह फॉर एग्जांपल, एक बहुत छोटी सी लेवल पे एग्जांपल है, मैं फॉर एग्जांपल 100 मिल्क के पैकेट्स बेचूंगा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसमें 80 ही बेचे, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसका ये लॉस हो जाए। हमने आपको एग्जांपल दी, हमारे पास वेरियस फैक्टर्स होते हैं, थेफ्ट, लीकेज, ट्रांसपोर्ट में डिले, तो ये सब चीजें हो सकती, उसकी वजह से इसको लॉस हो सकता है। ये एक बहुत ही स्मॉल स्केल की एग्जांपल है, लेकिन रिस्क से कोई बिजनेस बच नहीं सकता। रिस्क एवर्स बिजनेस नहीं हो सकता, रिस्क से कोई बिजनेस बच नहीं सकता। आपको हमेशा रिस्क को कंसिडर करके ही सारे डिसीजंस अपने लेने पड़ेंगे।
तो कुल मिला के जो पॉइंट ये है कि जो रिस्क है वो बिजनेस का इनहेरेंट पार्ट है, जिसको आप एक्सक्लूड बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। जहां पे बिजनेस है वहां पे रिस्क है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये रिस्क का नेचर है, ऑलरेडी हमने ये चीज भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है डिपेंड्स अपॉन स्केल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस की है कि हमारे पास जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो वो इस अपने हिसाब से रिस्क ले सकती है, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से रिस्क ले सकती है। यानी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रिलायंस की है वो किसी छोटे मोटे बिजनेस की तो नहीं हो सकती। रिलायंस ने सपोज जियो लॉन्च किया तो उन्हें अपने इनिशियल ईयर्स में बहुत सारा लॉस बुक कर लिया, बट क्योंकि उनके पास वो लॉस बियर करने की कैपेबिलिटी थी, लिहाजा उन्हें वो उस चीज में वो आ सके। बाकी अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है उससे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते उस लेवल का रिस्क ले सकता है, क्योंकि रिस्क लेने की अपनी जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के स्केल और नेचर पे। ठीक है, एक्चुअली दो चीजें होती है, अपन एक्सप्लेन कर इसमें करें आगे। एक होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, एक होता है रिस्क एपेटाइट। दो चीजें होती, ठीक है, इसी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे। जो पहला चीज है वो डिपेंड करता है हमारे पास, देखिए, फाइनेंशियल्स पे और मैनेजमेंट पे। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकिंग है, उसको बैंक्स भी लोन देने के लिए तैयार है, उसके क्रेडिटर भी उस पर रिलाई करने के लिए तैयार है। तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि इस बिजनेस की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा रिस्क ले सकता है। ठीक है, एक बंदा जिसकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है, वो अपना 2-3 लाख रुपए जो है रिस्क कर सकता है मार्केट में। ठीक है, एग्जाम्पल है। और जिस बंदे की 10,000 या 20,000 ही इनकम है मंथली, वो अपना 2-3-4-5 हजार रुपए भी हेजिटेट करेगा मार्केट में रिस्क करने से। ठीक है, क्यों? यहाँ पे बेसिकली हम डिपेंड करते हैं, रिस्क को जो लिंक करते हैं उसकी फाइनेंशियल वर्दीनेस के साथ करते हैं। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, वहां पे भी जो बिजनेस होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो मेनली डिपेंड करते हैं उनके फाइनेंशियल्स पे, उनके पास कितना पैसा है, उनके साथ क्रेडिटर, उनके साथ किस हिसाब से क्रेडिटर उनके साथ बिलीव करते हैं उन पे या नहीं करते, रिलाई करते हैं या नहीं करते, बैंक्स उनके पे रिलाई करते हैं या नहीं करते। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो उनकी क्रेडिट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करती है बड़े बिजनेसेस के केस में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं जनरली नॉर्मली कि जितना बड़ा बिजनेस फाइनेंशियली उतना उतना उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन एक और फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम रिस्क एपेटाइट, जो फाइनेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बंदे के एटीट्यूड पे। ठीक है, और उसका जो पर्सनैलिटी टाइप है उस पर भी करता है। ठीक है, क्या मतलब है? नॉर्मली आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे कुछ लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्टिंग को पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को एडवेंचर स्पोर्टिंग बेवकूफी लगती है। अब फर्क क्या है दोनों के? वो दोनों की पर्सनैलिटी टाइप और उनके एटीट्यूड में फर्क है। कुछ लोग कहते हैं ये क्या, ये कैसी टाइप, ये कैसे टाइप का ये हुआ कि हम पहाड़ों पे जाएंगे, फिर मोटर बाइक चलाएंगे, फिर और सब चीजें करेंगे, कार रेसिंग करेंगे। उनको ये सब एक्टिविटीज जो है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती, और कुछ लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। तो वहां पे डिटरमाइन क्या करता है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो उनका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी टाइप जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि वो रिस्क लेंगे या नहीं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स का कोई पार्ट नहीं है। यहाँ पे बंदे की पर्सनैलिटी जो है, उस बिजनेस को जो मैनेज करते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो अपना एक लीडरशिप स्टाइल है, वो डिसाइड करता है कि वो ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो वहां पे फाइनेंशियल फैक्टर नहीं बनता, वहां पर एटीट्यूड जो है वो फैक्टर बनता है। आम लाइफ में भी हम देखेंगे कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं, जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं हर सिचुएशन पे। अब अपनी लाइफ में देखिए कि जब लोगों के पास पैसा आता है, तो अब देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एफडीज या बैंक में पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, और उनकी पर्सनैलिटी जो है रिस्क एवर्स है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते।
और कुछ लोग जो होते हैं वो यही पैसा जो है वो शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, बिकॉज ये रिस्क टेकिंग इनकी कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हमेशा इनको प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि इनमें वो कैपेबिलिटी है कि रिस्क लेना चाहते हैं, नॉट बेस्ड अपॉन फाइनेंस बट बेस्ड अपॉन देयर एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। तो ये चीज समझानी थी आपको कि दो कॉजेज होते हैं कि बंदा रिस्क को किस तरीके से डील करता है। एक रिस्क एपेटाइट होता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या था? पॉइंट यहाँ पे ये था कि रिस्क कितनी है और क्या रेस्पॉन्स रहेगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में स्केल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, और इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, स्केल, नेचर एंड लीडरशिप। और लीडरशिप जो है वो भी डिटरमाइन करेगी कि रिस्क कितना होगा और क्या होगा। और एक लास्ट पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली कॉमेंसुरेट विद प्रॉफिट या रिवॉर्ड। क्या मतलब होता है इसका? नॉर्मल सिनेरियो में मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। इसका मतलब है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। और एज अ रूल दिस इज ओके। हाँ, एक्सेप्शनली ये may not apply, this may not apply, but as a rule this is okay। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। जितना आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी है उतना ही आप प्रॉफिट उससे काम डिराइव सिक्योरिटी से कर सकते हैं, एज अ रूल। मैं कह रहा हूं एक्सेप्शंस आर देयर, बट एज अ रूल मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, लेसर द रिस्क, रिस्क जितना कम हो लेसर द प्रॉफिट। ठीक है, आप इसको एज अ रूल रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी को हम ये बोल रहे हैं, इसी को हमने लिखा है पॉइंट में कि रिस्क आपका मैच करेगा, कमेंसरेट का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनेट रहेगा। किसके साथ? आपके प्रॉफिट या रिवॉर्ड के साथ। क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही बंदा बिजनेस करता है। प्रॉफिट को हम अलग से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, फिर से प्रॉफिट का अलग से टॉपिक है, वो अलग से पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक वही रहने वाला है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ। तो प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, बट रिस्क हमारा इनहेरेंट पार्ट एक्टिविटी का रहेगा। ठीक है, हम बिजनेस में प्राइमरी मोटिव क्या है? प्रॉफिट, और उसका इनहेरेंट जो है वो हमारे पास रहेगा रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि जो प्रॉफिट या रिवॉर्ड है वो आपका रिस्क के साथ ही प्रपोर्शनेट चलेगा, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे अपने फैक्टर की तरफ, जो कि हमारे पास कॉजेस या रीजन। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे टाइप्स ऑफ रिस्क पूछा जाए, टाइप्स ऑफ रिस्क, तो उसमें आप वही प्राइमरी सेकेंडरी रिस्क जो मैंने पढ़ाया था, प्योर स्पेकुलेटिव रिस्क लिख सकते हैं, और उसके बाद इन चीजों को भी उसमें आप पॉइंट डाउन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क में भी। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप इसको एज अ टाइप्स ऑफ रिस्क भी उसके बाद जो मैंने पहले बताया था उसके साथ आप इसको भी जोड़ के आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने नेचुरल कॉजेज की जगह नेचुरल रिस्क लिखना है, ह्यूमन रिस्क लिखना है। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क, रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो आपके टाइप्स ऑफ रिस्क का आंसर भी यही जो चीजें है वो बन जाती है। पहले वो दो पॉइंट लिखेंगे, प्योर और स्पेकुलेटिव वाला, फिर इसको उसके बाद लिख देंगे सब हेडिंग में। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बस बताना था। अब हम इन चीजों को एक एक करके समझेंगे। कॉजेस, रीजन या सोर्सेस। जो रिस्क है उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं बिजनेस के, पहले हमने नेचर को समझा। ठीक है, अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नेचुरल कॉज एंड नेचुरल रिस्क। ठीक है, बाय नेम आप इसको समझेंगे कि कुछ फैक्टर होते हैं विच आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अर्थक्वेक भी हमने देखा जेएनके में आया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लीजिए, बहुत बड़ा अर्थक्वेक जिससे बहुत सारे बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गए, बहुत सारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। ठीक है,
क्लाइमेटिक चेंज हमारे पास आपको पता है, फ्लड हमने देखा है रिसेंटली जेएनके में, रिसेंटली 2014 में या 13 में, जो भी ईयर था रिसेंटली ही हम उसको बोलेंगे, हमने फ्लड देखा है जिससे काफी सारे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और अभी लेटेस्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारा नया कोविड-19। देखा कितने सारे बिजनेसेस जो है वो इसमें ठप हो गए और कितने सारे बिजनेसेस जो इसमें इमर्ज हो गए। ऐसा नहीं है कि वन साइड, दोनों साइड हो सकता है, कुछ बिजनेसेस क्लोज भी हो गए और कुछ बिजनेस जो है नए वो इमर्ज भी हो गए, मेनली जो ऑनलाइन बेस्ड जो बिजनेसेस है वो इमर्ज भी हो गए। ठीक है, अब पॉइंट क्या है नेचुरल रिस्क का? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, जो एक इंसान के हाथ से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, बट इनका इम्पैक्ट जो है हमारे बिजनेस पे है। ये चीजें हमारे हाथ से बाहर है लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे हो सकता है। तो ऐसी चीजें हमेशा पोज करती है थ्रेट हमारे बिजनेस को। ठीक है, एंड दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी जो भी रिस्क है, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ये सब आप किस रिस्क की कैटेगरी में डालते हैं? नेचुरल रिस्क, जो एक ह्यूमन बीइंग के हाथ से बाहर है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमेशा हमारे बिजनेस पे रहता है। ठीक है, तो ये पहला कॉज है, रिस्क का पहला सोर्स है। ठीक है, अब नेचुरल कॉजेस में क्या है? ये हमारे हाथ से तो बाहर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रिस्क है जिनका सोर्स है ह्यूमन। ठीक है, बिजनेस में कुछ रिस्क जो ह्यूमन रिस्क बोलते हैं, उनका सोर्स हमारे पास ह्यूमन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एम्प्लॉय रखा और वो ध्यान से काम नहीं कर रहा, या वो काम को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा जैसे उसको समझाना चाहते हैं, या मैंने कोई कैलकुलेशन लगाई बिजनेस को लेके, मैंने कोई एजम्पशंस लगाए, मैंने कोई एस्टिमेट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, और बाद में वो इम्प्रॉपर हो गए। आपको पता है कस्टमर जो है उसका टेस्ट चेंज हो सकता है बिजनेस के रिलेटेड। आपको पता है मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज हो, मार्केट में कोई भी न्यूज हो, तो उससे क्या होता है? बिजनेस एडवर्सली इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको पता था बीच में मैगी के रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी, उस न्यूज की वजह से क्या हुआ, इनकी सेल बहुत कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन जो होता है वो होता है ह्यूमन, कि इंसान से गलती हो गई, इंसान से एस्टिमेशन गलत हो गया, हमने गलत जज किया, हमने गलत अंदाजा लगाया, और इस वजह से हमारा कोई बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है या पॉसिबिलिटी है लॉस होने की। तो ऐसी सारी फैक्टर्स को हम जो लिखते हैं, ग्रुप करते हैं ह्यूमन रिस्क के ह्यूमन कॉजेस में। ठीक है, जहाँ पे बेसिस, यहाँ पे अंडरलाइन होता है एक ह्यूमन बीइंग, और ये रिस्क हमारे साथ हमेशा रहती है। अब जो इस दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग की जो साइकोलॉजी है, इसकी जो साइकी है, हम उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, कभी हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है और अगले दिन हमें वही चीज अच्छी नहीं लगती। किसी चीज का अपना बूम होता है, अपना पीक होता है, तब वो चीज अच्छी दिखती है, बाद में उस चीज की जो अपील होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो इफेक्ट करता है, जो रिस्क कॉज करता है बिजनेसेस को, वो करता है यही ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन कॉजेज जो है वो हम कह सकते हैं मेन कॉजेज है। नेचुरल कॉज बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल है, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉजेज जो होते हैं ये ऑलरेडी हमारे पास क्या करते हैं? दे में लीड टू बिजनेस रिस्क। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे, जो रिलेटेड टू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने लेवल पे हम देखते हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन। लेकिन मैक्रो का मतलब होता है जो नेशनल लेवल पे होती है चीजें, लाइक नेशनल डिमांड, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स। ये सब चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, आरबीआई लेवल पे होती है, गवर्नमेंट लेवल पे होती है। ठीक है, तो ये भी अगर हम मोटा मोटा समझे तो ह्यूमन बीइंग के एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है ये सब चीजें। लेकिन इनका जो ओवरऑल जो इनका जो इफेक्ट रहता है हमारे बिजनेस पे रहता है, इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है, लाइक अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में है, तो आपको पता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मार्केट में जो पैसे की सप्लाई है वो श्रिंक हो जाती है, वो कम हो जाती है, पैसा मूव करता है फ्रॉम पीपल, फ्रॉम इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स बैंक्स। ठीक है, एंड वॉइस वर्सा, एंड वॉइस वर्सा।
तो ये सब चीजें जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती है। होता क्या है, जब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोगों के पास पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो चीजों की कम होने लगती है। ठीक है, उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस पे आएगा। अब ये इन्फ्लेशन ऐसी चीज है, ये कोई मेरे हाथ में तो नहीं है। जब ओवरऑल पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग पैसा खर्च करना कम कर देंगे। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि लोगों के पास पैसा स्पेंड नहीं कर रहे थे, लोग पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे ओवरऑल बहुत सारी चीजों की जो है डिमांड वो कम हो जाती है। तो ये चीजें जो है हमारी आती है इकोनॉमिक फैक्टर्स में। ठीक है, जो बड़े बड़े माइक्रो इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से जो रिस्क हमारे पास होती है वो हमारे पास, हम उनको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है, ये भी कुछ हद तक बियॉन्ड द कंट्रोल हमारे पास होती है, ये रिस्क का एक कॉज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल कॉज या फिजिकल रिस्क। ठीक है, ये कौन सी रिस्क हो गई? दिस इज अ पॉसिबल लॉस ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। ठीक है, हमारे पास बिजनेस में कुछ बड़ी बड़ी मशीनरियां होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स है हमारी, बड़े बड़े हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं। तो क्या हो सकता है कि वो मशीनरी जो है शट डाउन हो सकती है, उसमें उसमें कुछ खराबी आ गई, वो शट डाउन हो गई, या वो टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई कि आज की डेट में उसकी रेलेवेंस है नहीं, या एक्सेसिव वेयर एंड टियर हो गया। ये सब कौन से रिस्क है? ये सब इनको हम बोलते हैं फिजिकल रिस्क, बिकॉज इनका जो लॉस है उससे हमारा लॉस क्या होगा? फिजिकल इक्विपमेंट, जो हमारे बिजनेस के इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उससे उनको लॉस हो सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट कर सकता है हमारे बिजनेस को। अगर हमारी मेन मशीनरी बंद हो गई तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस हम आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसे कॉजेस को हम बोलते हैं फिजिकल कॉज, जहां पे थ्रेट हो टू फिजिकल इक्विपमेंट्स ऑफ बिजनेस या मशीनरी ऑफ बिजनेस। ठीक है, और एक लास्ट बट सिग्निफिकेंट जो है वो है पॉलिटिकल कॉज, बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा क्या होता है कि पॉलिटिकल कॉज के क्या मतलब होता है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पार्टी, आप बोलो आम लैंग्वेज में रूलिंग पार्टी, हर पार्टी या हर एक जो गवर्नमेंट, हम बोल सकते हैं रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट दो चीजें होती है। गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनका अपना एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है, और उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट जो हमारे बिजनेस पे पड़ सकता है। लाइक एक जमाने में पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन की, तब इस चीज पे ट्रस्ट था कि जो भी बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम उनको हम नेशनल स्ट्रीम में लाएंगे, यानी उनको हम क्या करेंगे, उनमें हम इन्वेस्ट करेंगे और उनमें गवर्नमेंट जो है वो हिस्सेदार बनेगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट चला था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हो सकता है आगे आपको पढ़ना हो, ये आगे इकोनॉमिक्स में या कहीं और अपने कोई पढ़ना हो। तो क्या हुआ था, जो सारे सारे बैंक्स थे, उन बैंक्स को क्या किया था, नेशनलाइज किया गया था, उनको नेशनल प्रॉपर्टी बनाया गया था। वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उन बैंक्स में। ठीक है, उनमें स्टेक खरीदती है। ठीक है, या अभी जो हवा चल रही है वो चल रही है प्राइवेटाइजेशन की, कि जो हमारे पास नेशनल कंपनीज है बड़ी बड़ी, जिन गवर्नमेंट कंपनीज है बड़ी बड़ी, गवर्नमेंट उनसे अपना पैसा बाहर निकाल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स से होता क्या है, ये सारे फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल है, ये रूलिंग पार्टी पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली पड़ता है किस पे? हमारे ओवरऑल बिजनेस पे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉजेज भी, फॉर एग्जांपल जीएसटी लगा, जीएसटी से कितने छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई। ठीक है, अब जीएसटी लगना ना लगना उनके हाथ में नहीं था, उनके हाथ में नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसेस तो फिर भी एफोर्ड कर सकते हैं, वो अकाउंटेंट एफोर्ड कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर एफोर्ड कर सकते हैं, जिससे उनकी जीएसटी अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे इनिशियल सिनेरियो में, उनके लिए महीने की 12 रिटर्न भरना डिफिकल्ट था, उन्होंने रिजल्टमेंट दिखाई उस चीज के लिए, वो मंथली 12 रिटर्न नहीं भर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में जो ये गवर्नमेंट डिसीजन था ये इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस को, ये उनके लिए रिस्क है। सिमिलरली डिमोनेटाइजेशन अपने आप में कुछ बिजनेस के लिए रिस्क थी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है, हमें उसके अंडर ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए एक पॉलिटिकल रिस्क बन जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसको टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट पार्ट है जो आपकी बुक में नहीं है बट यहाँ पे काफी जरूरी है,
मेरे हिसाब से वो काफी जरूरी है आपके लिए पढ़ना समझना। तो ये आपकी बुक से बाहर है, बट स्टिल आप इसको एज यही स्लाइड जो है सेव कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। वो है हाउ टू डील विद रिस्क। अब रिस्क तो हमने पढ़ा कि रिस्क तो है, हमने ये समझा कि रिस्क तो है ही है, रिस्क को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आइए। तो हमने पढ़ा कि रिस्क को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली, क्योंकि रिस्क जो है इनहेरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब इन रिस्क के अगेंस्ट हमारा रेस्पॉन्स क्या रहेगा, हाउ टू डील विद रिस्क, हम क्या क्या कर सकते हैं इन रिस्क के साथ। ठीक है, उसमें 5 चीजें हैं जो हम एज अ बिजनेस रिस्क के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तब तो बिजनेस रहेगा ही नहीं। एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हाँ हम कुछ रेस्पॉन्सेज दे सकते हैं, कुछ हम रिएक्शन दे सकते हैं, कुछ हम काम कर सकते हैं इस रिस्क को मैनेज करने के लिए। इस पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट भी। ठीक है, इसको रिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं इस टॉपिक। ठीक है, आइए हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो रेस्पॉन्स हम दे सकते हैं एज अ रिस्क मैनेजर, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। ठीक है, मैंने क्या कहा, एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, अवॉइड तो कर सकते। अवॉइड का क्या मतलब है, अगर मुझे लग रहा है कि कोई बिजनेस वेंचर, कोई बिजनेस का रिस्क इतना बड़ा है कि कल को अगर लॉस हो गया और जो आउटकम है वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो मुझे अपना पूरा बिजनेस जो है वाइंड अप करना पड़ सकता है। मेरे पास बिजनेस ए बी सी सपोज चल रहा है। सपोज मेरे पास एक बिजनेस ए है, ये प्रॉफिटेबल है, बिजनेस बी है, ये भी प्रॉफिटेबल है। अब बिजनेस सी मैं सोच रहा हूं कि मैं बिजनेस सी को लॉन्च करूं फॉर एग्जांपल, और इसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी है और लॉस की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, अब इसमें लेकिन मेरे एस्टिमेट बता रहे हैं कि लॉस की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर तो कल को लॉस हुआ, अगर सिनेरियो में अगर लॉस हो गया कल को, तो जो मेरा बिजनेस ए और बी है दोनों को बंद करना पड़ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या बेटर है, ऐसे सिनेरियो बेटर ये है कि मैं ये बिजनेस सी स्टार्ट ना करूं, या मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं नया, मैं ऐसा कोई नया वेंचर स्टार्ट करूं जिसका रिस्क इतना हो कम से कम कि अगर कल को मुझे लॉस भी हो गया तो मुझे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बंद ना करना पड़े। एक नॉर्मल मैनेजमेंट जो डिसीजन है वो यही कहता है कि इतना ही लॉस यहाँ पे हो कि कम से कम मुझे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बंद ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा रेस्पॉन्स रहेगा रिस्क के लिए उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस। मैं इस बिजनेस वेंचर को अवॉइड ही करूंगा। ठीक है, तो पहला तरीका होता है, अगर मुझे लगता है कि कोई रिस्क मैं नहीं ले सकता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है मेरी, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज को अवॉइड ही करता हूँ। तो ये पहला तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का, अवॉइडेंस, कि आप उस चीज को करो ही मत। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। दूसरा, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है कि जहां पे मुझे लग सकता है कि ये लॉस हो सकता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लूं, मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे वो रिस्क का थ्रेट जो है कम हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि 100% मैं कोई रिस्क को कम कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कुछ एक्शन लूं जिसकी वजह से वो रिस्क का इम्पैक्ट जो है, कल को अगर वो चीज हो भी गई तो इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। एक मुहावरा है, आपने सुना ही होगा, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। का क्या मतलब है कि अगर मैं एक टाइम पे कोई प्रिवेंटिव काम ऐसा करूं, उससे मेरा बड़ा लॉस जो है वो अवॉइड हो सकता है, वो बच सकता है, अगर मैं टाइमली वो छोटा सा काम करूं। क्या है उसके एग्जांपल्स, कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग या कोई गोडाउन, कोई प्रेमिसेस बना रहे हैं, तो हम बहुत कैजुअली लेते हैं, तो ठीक है बन गया, हम एक बिल्डिंग पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसमें फायर फाइटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं रखते। एज अ बिजनेस हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से पैसे खर्च करके, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, हर फ्लोर पे या जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी हो सकता है मैक्सिमम, फायर फाइटिंग डिवाइसेस जो है वो अपनी मशीनरी, अपनी बिल्डिंग में जगह जगह पे इंस्टॉल करे, ताकि कल को क्या हो सकता है, अगर बाई चांस कोई आग जैसी सिचुएशन हो गई तो मेरे पास रेस्पॉन्स उसके लिए रेडी हो। बट नॉर्मली हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते,
हम बहुत सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, लेकिन जो फायर फाइटिंग और बाकी चीजें है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे प्रिवेंट एक्शन में दूसरा दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा इसमें कि मैं जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल यूज करूं, मटेरियल वो वाला यूज करूं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, मैं वहां पे पैसे बचाने की कोशिश नहीं करूं। ठीक है, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है। तीसरा, आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो प्राइमरी रीजन ऑफ फायर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये आप सबको पता होगा। तो इसमें क्या है कि मैं प्रॉपर सर्किटिंग करूं और प्रॉपर एमसीबीज और जो भी सिस्टम रहता है सर्किट को ब्रेक करने का, सर्किट ब्रेकर होते हैं, या हर किसी जो सर्किट है उसको अर्थिंग करूं। ठीक है, तो ये मैं ये चीज कर सकता हूँ ताकि कल को वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस थ्रू फायर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा प्रिवेंटिव एक्शन में ये चीज आता है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है जो मेन लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, कि मैं रिस्क को खुद से शिफ्ट करूं किसी और के कंधे पे, और इसके हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसके लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ता है। मार्केट में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको आप इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं, जो आपकी रिस्क को लेने के लिए तैयार है थोड़े से प्रीमियम के बदले। अब मैं अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये देखूंगा क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं या प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं। अगर तो मेरे बिजनेस में गुंजाइश है कि मैं हल्का सा प्रीमियम 10-20 हजार रुपए पर ईयर दे के अपना जो माइंड है उसको फ्री करूंगा, अपना रिस्क को शिफ्ट करूंगा, और मेरे बिजनेस की जो ऑपरेशनल वायबिलिटी है यानी मेरा प्रॉफिट है उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बेटर ये है कि मैं उस रिस्क को जो है शिफ्ट करूं। तो हमारे पास बहुत टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज है, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, हमारे पास स्टॉक पे इंश्योरेंस हो जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस हो जाता है। तो आपके पास जो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आपकी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है थोड़े से प्रीमियम के बदले, तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके इन रिस्क को कंप्लीटली शिफ्ट कर दीजिए। कल को अगर लॉस हो जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, उनका लॉस होगा। आपका लॉस मैक्सिमम ही 10 या 20 हजार रुपए प्रीमियम का, जैसे नॉर्मली हम गाड़ी के केस में करते हैं। आपको पता है नई नई गाड़ियां निकलती है, तो नई नई गाड़ियों में 40,000 50,000 रुपए आप इंश्योरेंस पे करते हैं नई गाड़ी पे। उससे फायदा क्या है आपको कि अगर ड्यूरिंग दिस पॉलिसी पीरियड अगर कुछ भी आपका गाड़ी का नुकसान हो जाएगा तो आपको उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, वो रिस्क आप शिफ्ट करते हैं इन पैसों के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, अब इसमें भी एक सिनेरियो है कि मैंने सपोज 30,000 का प्रीमियम दिया अपफ्रंट गाड़ी पे, और एक साल में मेरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगी, तो मुझे 30,000 का नुकसान है। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे साल में लाख रुपए तक का भी खर्चा लग सकता है इस गाड़ी पे जो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो मैं बेसिकली 30,000 में क्या कर रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड बाय कर रहा हूँ, या मैं अपने लॉस को लिमिट कर रहा हूँ अप टू 30,000। एक बात है कि एट मैक्स मेरा लॉस यही 30,000 होगा, बाकी जो लॉस या गेन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस में है तो उनका भी पॉसिबिलिटी है कि उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, उनको लॉस भी हो सकता है, वो उनके एंड पे पॉसिबिलिटी दोनों है। ठीक है, तो तीसरा तीसरा तरीका क्या होता है इसके साथ डील करने का कि रिस्क को आप शिफ्ट कर लो, अब अपने कंधे से हटा के ये बोझ दूसरे को दे दो प्रीमियम के अगेंस्ट। चौथी चीज क्या होती है, प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड फॉर। ठीक है, प्रोविजनिंग करना, इसको हम समझेंगे कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपने डिसाइड किया एज अ मैनेजमेंट, आपने डिसाइड किया हम रिस्क लेंगे, हम इस वेंचर में जाएंगे, तो आप ये रिस्क को लो, ये भी एक रेस्पॉन्स होता है, रिस्क लेना इज ऑल्सो रेस्पॉन्स। हम इस रिस्क को लेंगे लेकिन हम इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड का क्या मतलब होता है, हम इसके लिए थोड़ा 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 जमा रखेंगे, यानी हम अकाउंटिंग एक्चुअली जो प्रोविजनिंग है ये अकाउंटेंसी का वर्ड है, ये आप आगे डिटेल में समझेंगे प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है, किसी पॉसिबल लॉस के लिए प्रोवाइड करना। ठीक है, सो प्रोवाइड फॉर अ पॉसिबल लॉस। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक क्रेडिट कस्टमर मेरे पास आया, क्रेडिट कस्टमर मेरे पास आया। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, मुझे ऑर्डर दे रहा है सपोज 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का एक बड़ा ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, बट है क्रेडिट कस्टमर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैं पैसे आपको 1 या 2 महीने बाद दूंगा। ठीक है, अब 2 महीने के बाद पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ये अपने आप में बिजनेस रिस्क है, यू नेवर नो, कल कोई बंदा भाग भी सकता है, इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, ये पैसे देने से मना भी कर सकता है, ये सारी बिजनेस रिस्क है।
तो अभी 3 लाख रुपए का मुझे इसको माल देना है, लेकिन ये 3 लाख रुपए आएंगे या नहीं आएंगे, ये मेरे पास क्या है, रिस्क है इसमें। अब मैंने कहा पहला रेस्पॉन्स क्या है कि मैं रिस्क को नहीं लूंगा, मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। दूसरा है बीच में कुछ ब्रोकर्स होते हैं, फैक्टर बोलते हैं, मैं फैक्टर को बीच में इन्वॉल्व करूंगा, मैं अपना ही डेल्टर फैक्टर को बेच दूंगा। खैर ये तो आपको भी नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, फैक्टरिंग इसको बोलते हैं, कि मैं अपना डेल्टर किसी एक फैक्टर, एक एजेंट होता है, उसको बेच देता हूँ, उसको मैं सेल कर देता हूँ डेल्टर। भाई तो मुझे इस डेल्टर के 2,80,000 रुपए दे दो, ठीक है। मैंने अपने डेल्टर को सेल कर दिया, एक तरीका होता है, इसको सेल कर दिया, बेच दिया डेल्टर को। अब ये 3 लाख को फैक्टर जाने और वो डेल्टर जाने, इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। एक बिजनेस होता है, कभी बाद में जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे, फैक्टरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ये रिस्क को लूं, मैं 3 लाख रुपए का इसको माल बेचूं और 2 महीने के लिए रिस्क को लूं कि ये पैसा आएगा नहीं आएगा, मेरे पास रिस्क है, मैं इसको बोलते हैं एज्यूम रिस्क, रिस्क को लेना। लेकिन साइमल्टेनियसली आई शुड प्रोवाइड फॉर इट। प्रोवाइड फॉर क्या मतलब होता है, मैं जब अपने अकाउंट्स बनाऊंगा या मेरा जो प्रॉफिट होगा इस बार में से, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन में सेट असाइड करूंगा, ठीक है। तो सेट असाइड फॉर पॉसिबल लॉस, मैं अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सेट असाइड करूंगा, वो इसके लिए अलग से रखूंगा, तो कल को अगर मुझे ऐसा कोई लॉस हो तो मेरे लिए ये शॉक ना हो बिजनेस के लिए, मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो जो इसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि रिस्क लो, एज्यूम रिस्क, लेकिन इस रिस्क के लिए प्रोविजन ऑलरेडी बना के रखो, प्रोविजनिंग ऑलरेडी करके रखो, उसके लिए प्रोवाइड फॉर करके रखो, ठीक है। अब आप अभी समझ गए कि आप रिस्क लेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट से उसके लिए थोड़ा सा पैसा बचा के रखेंगे, कल को मैं रिस्क को एज्यूम कर सकूं, इस रिस्क को कल को मैं बर्दाश्त कर सकूं, अगर इस सिनेरियो कल को नेगेटिव हुआ, पैसे कल को नहीं आए। हमने एक एग्जांपल दी शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को शिफ्ट कर दो पॉइंट ए, पर्सन ए से पर्सन बी को, इंश्योरेंस को हमने बोला था कि रिस्क को शिफ्ट कर दो। लास्ट रेस्पॉन्स होता है शेयरिंग ऑफ रिस्क, आप इसको शिफ्ट मत करो, शेयर करो। अगर ये रिस्क है इतना बड़ा, आप इसके टुकड़े कर दो, ठीक है। हर कोई किसी एक ए को दे दो, एक बी को, एक सी को, डी को, ई को, एफ को। इससे क्या होगा, आपकी रिस्क शेयर हो जाएगी, यानी आप अपने रिस्क जो है उनको शेयर करो अपने चैनल पार्टनर्स के साथ। क्या मतलब है, अगर एज अ मैन्युफैक्चरर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, प्रोडक्ट ए, अब इसमें रिस्क है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो मैं एक एग्रीमेंट करूंगा अपने होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ, ये चैनल पार्टनर्स है मेरे। क्या एग्रीमेंट करूंगा कि अगर इस सिनेरियो में जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट सपोज मुझे प्रॉफिट होगा, उसमें से मैं आपको 20-20% आप लोगों को दूंगा, ठीक है। बट सिमिलरली अगर लॉस होगा, आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क, प्रॉफिट के बदले आप अपने रिस्क भी शेयर करो। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, आपको इन लोगों को अपना रिस्क जो है उसमें पार्टनर बनाने के लिए प्रॉफिट में भी पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क अकेले नहीं लेना चाहते तो अपनी रिस्क को शेयर कर लो और लोगों के साथ जो आपकी ये रिस्क है शेयर करने के लिए तैयार है अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज कोई भी बंदा ऐसे ही रिस्क शेयर नहीं करेगा। तो डिफरेंस समझिए, होता है शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, मैंने सिंपली ए से रिस्क शिफ्ट की बी को बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस रिस्क होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकती, उनको हम शेयर करते हैं अपने डिफरेंट चैनल पार्टनर्स, फाइनेंस पार्टनर्स और लोगों के साथ हम इस रिस्क को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स टू रिस्क हो गया, इसके साथ हमारा रिस्क वाला कंपोनेंट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको मुझे कुछ बातें बतानी है, वो ये है कि बुक, मैंने आपको कल भी ग्रुप पे भी लिखा था, ये बुक आपको अभी तक आप लोगों ने खरीदी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बुक ले लीजिए। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, मैंने पहले ही कहा है, बुक खरीदने में, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए मेरे इनबॉक्स में, उसकी कोई ना कोई हम व्यवस्था, कोई ना कोई सोल्यूशन हम उस चीज का निकाल लेंगे, ठीक है। हो गया पहला। दूसरा, आप चैप्टर 1 जो है वो पढ़ना शुरू कर लीजिए आप बुक से। अब मैंने आपको ऑलरेडी उतना बता दी जिसकी वजह से चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस है, चाहे केस स्टडीज है, चैप्टर के एंड पे है, वो आप सारे अब करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 में मोस्ट लाइकली अब 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक एनसीईआरटी के टॉपिक्स बचे हैं और एक जो है प्रॉफिट का टॉपिक बचा है जेके बोस के सिलेबस से।
तो अगर हम 2 लेक्चर्स को मान के चले तो सैटरडे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद ट्यूसडे। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने अब बुक पर पढ़ना शुरू करना है, और कोई भी इशू है तो आपने मुझे रेफर करना है, चाहे फोन करके चाहे मैसेज करके। तो उस इशू को हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपने सीरियसली पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि हम पहला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आगे फिर 2, 3, 4 चैप्टर हो जाएंगे, फिर आपको पीछे से स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, बुक से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपने बस एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज करना है, पढ़ना आपने बुक से ही है। ठीक है, और बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा सारा, तब आपको हम नोट्स इसके जो है वो यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए सी यू नेक्स्ट क्लास।